हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। कमिंग बैक टू द चैप्टर 8, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स. This is the second session. We'll keep it short, 35 to 40 minutes. Quickly we'll take a revision what we had discussed during the last chapter. So basic हमने discuss कर लिया था. We just gave you a background कि म्यूचुअल फंड समझने से पहले आपको स्टॉक, लिस्टेड सिक्योरिटीज, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, डिवेंचर्स क्या होते हैं, टू सम एक्सटेंट कमर्शियल पेपर्स, दीज आर ऑल सिक्योरिटीज जहाँ पे म्यूचुअल फंड आगे इन्वेस्ट करेगा. आपसे क्वेश्चन पूछा अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है तो व्हाट ऑल यू नीड टू डू, आपका इंटरेस्ट जगाया उसमें. फिर आपको एमफी की साइड के बारे में बताया गया. 50 लाख से ज़्यादा म्यूचुअल फंड पड़ा है वहाँ पे, 4.25 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी. ये लेटेस्ट था जो मैंने लास्ट सेशन शूट किया था, मे बी ड्यूरिंग द 1 मार्च और सो, आई थिंक 2 मार्च का था. फिर मैंने आपको म्यूचुअल फंड सही है वेबसाइट जो हम न्यूज में देखते रहते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको बताया क्योंकि नहीं पता होता. देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इंडेक्सेस. डेफिनेटली देयर इज अ फेस विच इज निफ्टी एंड सेंसेक्स. फिर मैंने आपको ये भी दिखाया कि जैसे फाइनेंशियल इंडेक्स होता है, निफ्टी बैंक का इंडेक्स होता है. थोड़ा सा मैंने आपको क्रेडिट रेटिंग के बारे में बताया क्योंकि बेसिकली एज ए म्यूचुअल फंड मैनेजर और एज एनी पोर्टफोलियो मैनेजर यू टू इन्वेस्ट द फंड्स. If it is equity then there is a different parameter, but if it is debt, ultimately डेट का जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट रेटिंग से आएगा. सीधी सी बात है, डिमांड सप्लाई की गेम है. और रिस्क, सिक्योरिटी, वेटेज एक्सेट्रा. तो अगर ट्रिपल ए रेटेड होती है तो इन्वेस्टमेंट अच्छी है बट उसमें फिर रिटर्न थोड़ा कम आएगा. वाई विल ट्रिपल ए रेटेड गाय जिसको 100 लोग लोन देने के लिए बैठे हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट थोड़ी ना देगा. सेम वे मैंने आपको बताया डी क्या होता है, सी क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग का एक स्ट्रक्चर बताया. ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं. फिर हमने ब्रॉड डिस्कस किया एमएफ के बारे में, एमएफ की क्लासिफिकेशन के बारे में. क्लासिफिकेशन आपको बताया कि 3 तरीके से होते हैं, बेसिस द फंक्शन, बेसिस द पोर्टफोलियो एंड बेसिस द ओनरशिप. ओनरशिप बड़ा आसान सा है. पीएसयू ओन्ड म्यूचुअल फंड है क्योंकि सरकारी बैंक जैसे होते हैं, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, एमएनसी बैंक. सेम वे ओनरशिप यहाँ पे भी आ गया. पीएसयू ओन्ड है, सरकारी है, और व्हाट डू यू कॉल इट, प्राइवेट बैंकों द्वारा ओन किया गया है. और एमएनसी आर रनिंग दोज म्यूचुअल फंड क्योंकि ये सारे जो कंसेप्ट है वो लार्जली यूरोप और अमेरिका से आई हैं. सो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, डीएसपी, देयर आर वेरियस एमएनसी म्यूचुअल फंड्स आल्सो. एसबीआई म्यूचुअल फंड का मैंने एग्जांपल दिया, एचडीएफसी, आई मीन हर प्राइवेट बैंक ने लगभग म्यूचुअल फंड खोला हुआ है. फंक्शन मैंने बताया आपको 3 तरीके के होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल. ओपन का मतलब वो लगातार चलते रहते हैं, क्लोज का मतलब देयर इज अ सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइप ऑफ एसेट्स आर बीइंग एलोकेटेड. ये सब अब हम स्कीम्स डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं सेशन में. सो देयर इज नो पॉइंट व्हाट यू कॉल इट कि हम इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें. जस्ट अ ब्रॉड रिवीजन. इफ यू आर नॉट सीन द लास्ट सेशन प्लीज गो एंड व्यू एंड अंडरस्टैंड दैट सेशन क्योंकि वो बेसिक है. सो इक्विटी डेट मेन क्लासिफिकेशन अभी हम स्कीम में पढ़ेंगे. स्पेशल का मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ अदर थिंग बट इट्स हाइब्रिड यू कैन से. तो इक्विटी में हमने पढ़ लिया था ग्रोथ, एग्रेसिव इनकम, बॉन्ड. डेट में भी रिस्क होते हैं कुछ, हमने डिस्कस किया था, रिपेमेंट रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क. अभी हमने क्रेडिट रेटिंग रिस्क डिस्कस किया. हमने इंडेक्स फंड क्या होता है, वेरियस फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स डिस्कस कर लिया था. कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था. गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं. क्वांट फंड मैंने बड़े डिटेल में बताया था कि देयर आर सॉर्ट ऑफ क्वांटम साइंस के थ्रू या व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, देयर इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल जिस मॉडल पे रिलाई करते हैं. तो दैट्स कॉल्ड द क्वांट फंड. क्वांट और क्वांटम is going to be a big word, a big sort of key word in the near future. We all have to learn this thing. ओनरशिप हमने ब्रॉडली डिस्कस कर दिया, बड़ा सिंपल है. अब हम आ गए हैं टाइप ऑफ फंड्स पर. जो भी हम ऊपर पढ़ के आए उसका और फर्दर एलाबोरेशन होगा. सो टाइप ऑफ स्कीम्स पर. सो एक म्यूचुअल फंड के अंदर मल्टीपल स्कीम होती हैं. लाइक दिस इज म्यूचुअल फंड, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट टूल. अब वो इक्विटी में भी डाल सकता है, वो डेट में आपने देख लिया क्लासिफिकेशन में. अब उस एक स्कीम के अंदर भी मल्टीपल स्कीम आ सकती है. जनरली आपको नेम ही सुजेस्ट कर देगा. यू वांट टू मेक इट सिंपल तो आपको नेम ही सुजेस्ट कर देगा. सो वन टाइप ऑफ स्कीम्स आर बैलेंस स्कीम. वो आप उसको घुस के पढ़ के डिटेल पढ़ के पढ़ोगे इससे अच्छा वो वर्ड ही बता देगा, बैलेंस. बैलेंस का मतलब स्ट्रेटेजिक एलोकेशन टू बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी. तो वो एक बैलेंस अप्रोच लेके चलेगा. अब समझदार हो. डेट का मतलब अगर आपने ट्रिपल ए डबल ए प्लस को दिया फिर तो कोई रिस्क नहीं है.
बट आपको फिर रिटर्न भी कम हो जाएगा। इक्विटी का मतलब अगर आपने लार्ज कैप्स में लगाया हुआ है फिर आपको कम रिस्क है, लिमिटेड रिस्क है, बट यू नेवर नो, वहाँ पे लार्ज कैप कैन गिव यू थ्रू अ बेटर रिटर्न एटसेट्रा। बट कोई एग्रेसिव स्टॉक है उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न हो सकता है, तो एक बैलेंस अप्रोच लेके चलता है। वी डू नॉट विश टू टेक टोटल एक्सपोजर टू इक्विटी। तो बेसिकली तो बैलेंस का मतलब है डेट एंड इक्विटी, सो मे बी प्रोपोर्शन कैन डिफरेंट बिटवीन 40 to 60, 50-50 और 60-40 टाइप, से एक बैलेंस अप्रोच आ जाएगी। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, डाइवर्सिफाइड प्लस इक्विटी, सो विद इन द इक्विटीज उसने डाइवर्सिफाई कर दिया। कुछ उसने टेलीकॉम के शेयर खरीद लिए, कुछ इंफ्रा के खरीद लिए, कुछ पावर के खरीद लिए, कुछ केमिकल के खरीद लिए, कुछ एफएमसीजी के खरीद लिए। कंसंट्रेशन रिस्क खत्म हो गया। देखो कोई भी इंडस्ट्री होती है, जियो आया उसने 5-6 टेलीकॉम कंपनीज को सबको खत्म कर दिया। सेम वे पावर में अगर कोई बड़ा प्लेयर आएगा, वी वर हियरिंग कि कभी उसने बिजली सस्ती करके बेच दी, डेफिनेटली वहां पर क्योंकि इनपुट कॉस्ट का रेशो बैठता नहीं है, बट कोई नया ट्रांसपोर्ट में वो गाड़ियां सस्ती लेके आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन रिस्क नहीं होना चाहिए। ये सब डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हम क्विकली इस चैप्टर को आगे निकालते हैं। सो फ्लेक्सी कैप, अलाउड टू इन्वेस्ट इन एनी प्रोपोर्शन। फ्लेक्सी कैप भाई आपका जो मेन फंड मैनेजर का रोल था काम करने के लिए दिया, उसको फुल अथॉरिटी दे दी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जो आप बनना चाहोगे, तभी तो फिर कुछ आईक्यू लगेगा, वरना तो फिर कॉपी पेस्ट ही होते रहेगा। मल्टी कैप फंड, अंडरस्टैंड? सो फ्लेक्सी कैप का मतलब दीज आर डेफिनेशन डाइवर्सिफाइड फंड अंडर दिस कैटेगरी द फंड मैनेजर अलाउड टू इन्वेस्ट एनी प्रोपोर्शन अक्रॉस मार्केट कैप्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। अदर जो ऑफर डॉक्यूमेंट होते हैं वो मिनिमम अदर अदर कैटेगरी में मिनिमम कितना होगा इक्विटी में, जैसे बैलेंस्ड है, वो ऑफर डॉक्यूमेंट हर एक का होता ही है, तो उसमें वो उनको बताना पड़ता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मल्टी कैप, मल्टी कैप इज मल्टी कैप, कैप लाइक लार्ज कैप स्मॉल कैप एक कैटेगरी है। सो मल्टी कैप को क्या करना है, हियर टू नेसेसरीली इन्वेस्ट 25% इन लार्ज, 25% इन मिड, 25% इन स्मॉल। ओके सर ये क्या होता है, मिड स्मॉल लार्ज क्या होता है भाई? इसीलिए सबसे पहले तीसरे पेज पे मैंने दिखाया था, जो टॉप बड़ी कंपनियां दे आर कॉल्ड लार्ज कैप, जो मीडियम साइज की कंपनियां होंगी दे विल कॉल व्हाट यू कॉल इट मिड कैप। सो टॉप की डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है, बट से 50,000 करोड़ से ज्यादा जिसकी मार्केट कैप है, दे कैन बी कंसिडर्ड अ लार्ज कैप। आजकल तो कंपनी की मार्केट कैप 4-4 लाख करोड़ भी पहुंच गई है, रिलायंस जैसे की, और 5 लाख करोड़ भी पहुंच गई है। बट हैविंग सेड, जो पुरानी डेफिनेशन थी थोड़े दिन पहले, 50,000 करोड़ प्लस गेट कैटेगराइज एज लार्ज कैप। सो मिड कैप स्मॉल कैप हो गया। कॉन्ट्रा फंड, 25% को आप कहीं पे भी एट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर से भी कुछ काम कराना है, उसका भी कुछ फ्रीडम देनी है वैसे तो, इसमें भी काम है उसका। विद इन लार्ज कौन से फंड्स, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। लार्ज कोई एक फिक्स नहीं है, लार्ज कंपनीज, मिड का मतलब मिड साइज कंपनीज, बट उसमें भी फंड मैनेजर की अपनी चॉइस है। बट हैविंग सेड, मल्टी कैप में 25% एक लार्ज कैप में डालना है, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल में, 25% कहीं भी जा सकता है। कॉन्ट्रा फंड क्या होता है? आउट ऑफ फेवर कंपनीज, मतलब उल्टी, जो जिस घोड़े पे कोई नंबर नहीं लगा रहा उस पे नंबर लगाने। इट्स नॉट लाइक दिस, बट उसने अपनी एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी करके, एक जो मार्केट ने जो दिया हुआ है लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप, उन सारे व्यूज को छोड़ के एक अलग तरीके शुड हैव एन एग्रेसिव। बट इसमें क्या होगा, जब कोई नहीं डाल रहा आप उसमें डाल रहे हो, कॉन्ट्रा का मतलब विपरीत, अलग, उल्टा, तो इन्वेस्टर शुड हैव अ एग्रेसिव रिस्क एपेटाइट। ये लोग भी पैसे बना जाते हैं इसीलिए इस स्कीम में। अब आप कहते हो कि सब लोग इस शेयर में डाल रहे हैं, मैं नहीं डालूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, तो आप अलग डाल के देख लो। सो दैट्स कॉल्ड द कॉन्ट्रा फंड। इंडेक्स फंड बड़ा सिंपल है। इंडेक्स के जो इंडेक्स का मतलब टॉप इंडेक्स है, छोटे भी हो सकते हैं। तो आपका मेन इंडेक्स है BSE 30 कंपनी वाला, CNX निफ्टी 50, इसके आप प्रोपोर्शन में डाल दोगे, द सेम प्रोपोर्शन, कोई काम नहीं करना, पैसा डालना है, इनका जो वेटेज होती है वो अवेलेबल होती है, वेटेज पढ़ो और उसके ऊपर उसी प्रोपोर्शन में डाल दो। डिविडेंड यील्ड फंड्स, देखो देयर आर वेरियस कंपनीज, स्टॉक मार्केट बहुत पुरानी है, अब तो इंडिया में भी आई से रिलायंस 77 में लिस्ट हुआ था वट, तो 50 साल तो अब इंडिया में भी होने के लिए आ गए। तो देर आर फ्यू कंपनी जिनको पता है कि मुझे डिविडेंड देना ही पड़ेगा, लोगों को शेयर्स में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हो ऐसा नहीं होता, तो देर आर फ्यू कंपनी जो डिविडेंड देती हैं, हर साल देती है। तो डिविडेंड यील्ड डिफाइंड बाय डिविडेंड पर शेयर,
प्राइस ऑफ द डिविडेंड स्टॉक्स आर जनरली लेस वोलेटाइल, क्योंकि प्राइस तभी बढ़ेगा अगर उसमें प्रॉफिट इकट्ठा होता रहेगा। अगर प्रॉफिट इकट्ठा नहीं हुआ, डिविडेंड पे कर दिया, तो वहीं पे स्टेबल हो जाता है। सो डिविडेंड यील्ड फंड, सो नेट नेट ये मीडियम रिस्क होती है, क्योंकि डिविडेंड देने की कैपेसिटी भी बहुत कंपनी में नहीं होती। जिसका स्टेबल बिजनेस होता है वही डिविडेंड दे पाएगी। अब डिविडेंड के अंदर भी देयर आर टू ऑप्शंस। मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब मुझे आगे प्रैक्टिकल भी करने हैं आपके साथ। दोज आर ऑल्सो सिंपल, बट इसको हम थ्योरी को एक बार निकाल लेते हैं। खुद भी पढ़ के आपको समझ में आ जाएगी 60-70-80% तक। थोड़ा मुझे सुन लोगे तो 90-95 आ जाएगी। अभी हम ओपन हाउस सेशन करेंगे जिसमें आप क्वेश्चन पूछोगे तो 100% आ जाएगी। द बेस्ट पार्ट इज लास्ट गाय हुए, लास्ट एफएम के जो अभी हमारा नवंबर 23 के पेपर हुए हैं, एफएम के हाईएस्ट मार्क्स वर अराउंड 93। वेरी वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट प्रोवाइडेड यू नो। सो ग्रोथ, एप्रिसिएशन और कम्युलेटिव। सो आपको नंबर ही सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया तो जयराम जी की फिर तो आपका नॉर्मल रहेगा। कुछ लोग आपको डिविडेंड मिला, आप बोलते हो ना जनरली आप डिविडेंड मिला, आपने उस डिविडेंड से नए म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद लिए, तो रिसीव डिविडेंड पर यूनिट, इन्वेस्टर रिसीव डिविडेंड विच गेट्स री इन्वेस्टेड इन लीव ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो ये कहानी हो जाती है। ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं, और अगर ऑप्शन नहीं भी आते तो ऑप्शन कैन बी कन्वर्टेड। और सीधी सी बात है, अगर नहीं होता तो आपने दोबारा पैसा वहीं पे डाल दिया। बट फॉर द टर्म, इफ यू कैन दोनों तरीके के एनएवीज आपको मिल जाएंगी। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ओ माय गॉड, ये बड़ा खतरनाक काम है। 3 साल का मिनिमम लॉक इन चाहिए अगर आपको एटीसी में वो करना है। एटीसी भी कहीं पे लिखा था इसमें, मतलब ये बेसिकली आपकी ट्रेडिशनल टैक्स सेविंग स्कीम है। बट अब सेविंग को इक्विटी में करना चाहिए या नहीं, पता नहीं सरकार ने क्यों अलाउ कर दिया। वो बोल रहे हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर रेशो 70-30 आप इक्विटी में डाल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली रिटर्न भी तो देनी है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स को सुनोगे, फाइनेंशियल एडवाइजर को, कि एलआईसी बेकार की चीज़ है, क्योंकि उसमें अगर आपको अनफॉर्चुनेटली अगर आपने क्लेम नहीं डाला, नॉट अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली आपने क्लेम नहीं डाला, तो आपको रिटर्न सिर्फ 5% आएगा। नॉर्मल एफडी आपकी 6-7% पे चल रही होगी। तो आई डोंट नो ये कहाँ से आया, बट लोगों की डिमांड से ये आया होगा, और इक्विटी मार्केट पे कुछ तो ट्रस्ट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सेविंग स्कीम को इक्विटी में भी लिंक कर दिया, एंड दे आर टैक्स एग्जेम्प्ट। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि वो लॉक इन होता है, अदरवाइज तो फिर टैक्स एग्जेम्पशन किस बात की। फिर अगर आपने उससे पहले वोकेट कर दिया तो आपको टैक्स, पहले तो जनरली तो मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन होगा, बट अगर किसी स्कीम ने ऑप्शन दे दिया फिर आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बट इनसे होता क्या है, जो एक स्मॉल इंडिया के अक्रॉस द ग्लोब, तो इसमें अगर एक रेगुलर आपकी हैबिट पड़ गई सेव करने की, तो फिर आपको एक एवरेजिंग का हर महीने आपको डालना है 7,000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी रुपया डालना है, तो उससे आपका एक सिप बन जाता है। 3 साल तक चलते रहता है, लॉक इन होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो गई, और आपको टैक्स सेविंग भी हो गई, और साथ में आपका एवरेजिंग का भी एडवांटेज मिल गया, विदाउट टाइमिंग द मार्केट, यू आर इन्वेस्टिंग आउट। सेक्टर फंड, जैसा नाम से सेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। सो सेक्टर मीन्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इंफ्रा, केमिकल, हेवी इंजीनियरिंग, देर आर अराउंड 30 और डिफरेंट सेक्टर्स। तो ये सारे सेक्टर स्पेसिफिक फंड होते हैं। मैंने आपको बताया था, देखो म्यूचुअल फंड जो होता है उनको कुछ ना कुछ क्रिएटिव भी करना होता है। म्यूचुअल फंड क्यों आया, क्योंकि एक बंदे के पास अपना टाइम नहीं, हमने एक्टिव पैसिव इन्वेस्टर ठीक से पहले पढ़ ही लिया। तो अब आप एक इन्वेस्टर हो या मैं इन्वेस्टर हूँ, अब मैं जिस फैक्ट्री में या जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर करा के आया हूँ, मुझे उसकी थोड़ी ज़्यादा समझ है। आई वुड लुक फॉरवर्ड फॉर दोज इंडस्ट्रीज, से केमिकल हो गया, से आईटी हो गया, से पावर हो गया। अब मैं या तो वहाँ के स्टॉक ढूंढूं, या तो फिर एक म्यूचुअल फंड में ही जो उस सेक्टर स्पेसिफिक है उसको ढूंढ लूं। और यू आर पैसिव इन्वेस्टर, आपने म्यूचुअल फंड चूज किया तो इसका मतलब आप पैसिव हैं, बट थोड़ा सा उसमें परसेंटेज आपने एक्टिव का भी डाल दिया, भाई मैं सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम पर जा रहा हूँ। तो ऐसी भी स्कीम्स आती हैं, आप उसमें डाल दो। दे आर मोर वल्नरेबल, क्योंकि एक सेक्टर को आपने चूज किया, डाइवर्सिफिकेशन कम हो गया आपका। विद इन द सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है, बट अक्रॉस द इकोनॉमी डाइवर्सिफिकेशन खत्म हो गया। ओनली लिमिटेड पोर्शन ऑफ वन सेक्टर फंड रिस्क भी बता रहा है, तो इसमें आप ज्यादा मत डालो, इसमें आप लिमिटेड पोर्शन ही डालिए। अब तो बता रहे हो, अब तो नॉलेज दे रहे हो। सेक्टर फंड्स आर नॉट सुटेबल फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को तो भाई रेगुलर में जाना चाहिए, वेल डाइवर्सिफाइड में जाना चाहिए,
प्रेफरेंस तो यही होगा कि उसका वो इंडेक्स फंड में चला जाए, और भी बेटर है, थोड़ा रिस्क और कम होगा. सो बेसिकली दिस इज नॉट सूटेबल, बट हैविंग सेड, आप दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट टूल्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, आप कुछ भी कर सकते हो. थीमेटिक फंड, सो आउट आपको लगता है कि यार अभी तो सब कुछ इन्फ्रॉम चल रहा है, वहां पे और घर बनेंगे, रियल एस्टेट बना, थीम ले लिया आपने. थीम कैसे लोगे? या तो आप अपने व्यू से, या ग्लोबल व्यू से, या ओन जजमेंट. ओन जजमेंट कहाँ से आएगी? ग्लोबल क्यूज होंगे. ग्लोबल क्यों नहीं होगी तो डोमेस्टिक क्यूज होगी, कि भाई सरकार ये कर रही है, सरकार वहाँ पे ये बना रही है, तो वो जब आएगा. अब अगर रेलवे पे काम कर रही है तो रेलवे में बहुत डेवलपमेंट होने वाला है. आजकल लाइक चारों तरफ उड़ान चल रहा है, तो एरोप्लेन के जो सेक्टर्स होते हैं, एक थीम कर लिया आपने, अपनी कोई थीम बना ली. तो ऐसे भी थीम में वो कंपनीज भी आ सकती हैं, सेक्टर भी आ सकते हैं. फंड है वो ब्रॉडर आउटलुक. सो थीमेटिक फंड है वो ब्रॉडर आउटलुक, सेक्टर से बढ़ के एक व्यू हो जाता है. तो सेक्टर एक स्पेसिफिक था, ये सेक्टर को भी बढ़ के, अगर आप सपोज रेलवे सेक्टर पे काम हो रहा है, या रेलवे की थीम पे आप ले रहे हो, तो उसमें आप रेलवे के सेक्टर से बाहर भी जा सकते हो. ठीक है. आर्बिट्राज फंड, funds but better return, tax benefit and greater liquidity. So these funds promise, basically इसमें क्या है कि आपको दिख रहा है कि you know ये जनरेट लो वॉलेटिलिटी. बेसिकली आपको दिख रहा है कि यहाँ से मैं एक पैसा बना सकता हूँ. एक आर्बिट्राज ऑप्शन है. इस मार्केट में पैसा कम है, उसमें तो एक बार वर्ड टू वर्ड भी देख लेते हैं. द फंड सीक्स टू प्रोवाइड बेटर रिटर्न टिपिकल डेट इंस्ट्रूमेंट, लोअर वॉलेटिलिटी, अप्लाई द प्राइस डिफरेंशियल. ये देखो, आर्बिट्राज का मतलब यही होता है, बिटवीन स्पॉट एंड द फ्यूचर मार्केट. अब लाइक आपको पता ही है कि फ्यूचर मार्केट भी चल रही होती है. आज से 3 महीने बाद का कोई भी आप स्टॉक खरीद सकते हो फ्यूचर में या ऑप्शंस में. सेम वे अगर आपको कोई कमोडिटी खरीदनी है, वो भी आप 3 महीने बाद का क्रूड लेना है, कोल लेना है, मतलब 3 के अगले 12 महीने का ट्रेल हो जाता है. 12 से 24 का भी होता है, बट ये ज्यादा एक्टिव है. तो इन इन फंड्स में, अब बोलोगे ऐसा कैसे होता है सर? भाई उस बंदे ने अपना व्यू बना रखा है, उसको पता है कि सपोज आज आज मेरा, से मैं इजी एग्जांपल लेता हूँ, दो यू वुड लाइक स्टॉक एग्जांपल, बट मैं आज से क्रूड मेरा $80 पर बैरल है. इंपॉर्टेंट नंबर है फेमा के लोगों के लिए, बैलेंस सप्लाई. तो $80 पर बैरल है. 3 महीने के आगे का इसका जो फॉरवर्ड है से वो 70 पे बिक रहा है. हो सकता है कोई भी चीज आगे, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड सप्लाई, सर्दियां आ रही हैं, क्रूड की जरूरत नहीं, कम हो सकता है. तो ये जो आर्बिट्राज फंड है, इसने प्राइस डिफरेंस को एंजॉय करके यहाँ पे ले लिया. अब बोलोगे सर ये तो कम, अरे कम पे खरीदो तो क्वांटिटी तो ज्यादा मिलेगी. आई होप यू आर ट्राइंग टू गेट माई पॉइंट. तो ये 90 मान लो, अगर आप सेलर साइड से देख रहे हो. मैं परचेजर साइड से देख रहा था, इंडियन इकोनॉमी के साइड से देख रहा था. 70 पे खरीदा, फिर आपको पता चला आपने कुछ होल्ड किया, उसके बाद फिर ये महंगा बिकेगा, तो आपने दोबारा इसको 90 पे या 85 पे बेच दिया. 100 पे भी जाके आया वैसे ही. तो क्रूड के बारे में आपको अलग से एक पिछले आई विल से 7-8 साल की, या 7-8 साल तो क्या बोलूँगा मैं, 10 साल, 10 भी छोड़ो, 2008 से कर लो. 2008 से लेके अभी तक 15 साल का जो आपको ना व्यू होना चाहिए कि क्रूड में क्या हुआ, डॉलर में क्या हुआ, ये सब भी आपको व्यू होने चाहिए एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टूडेंट. अब आ गया चैप्टर जी हेज फंड का. दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. दो आई डोंट थिंक इट इज ए स्कीम. मैं आपको स्कीम समझा रहा था, मुझे नहीं लगता ये स्कीम है, बट आप अपनी लाइफ में हेज फंड कई बार सुनते रहोगे. तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. A hedge fund is lightly regulated, just lightly regulated, lightly, ज़्यादा regulated नहीं है. That escapes most regulation. Clear ही हो गया? Lightly escapes most regulation by being soft on the private investment vehicle being offered to the selected client. देखो हम पढ़ रहे थे म्यूचुअल फंड की हम स्कीम्स पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो. म्यूचुअल फंड इज नॉट अ हेज फंड, हेज फंड इज नॉट अ म्यूचुअल फंड. बट ये हेज फंड अलग से क्यों, आई डोंट नो. अगर इंस्टीट्यूट ने बोला टाइप में स्कीम में, तो हो भी सकता है, हो सकता है भाई, ब्रॉडर डेफिनेशन में. अब हेज फंड क्या होता है? हेज फंड जो होता है वो सबके लिए ओपन नहीं होता. ये सिर्फ सॉर्ट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है. मतलब मैं चाहूंगी किसी हेज फंड में, उनकी टिकट साइज ज्यादा होता है, तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए होता होगा, ये लो के लिए भी होता होगा, आई डोंट नो, क्योंकि ग्लोबली शायद ये कोई छोटे छोटे हेज फंड भी होते हो. द बिग डिफरेंस बिटवीन अ हेज फंड एंड अ म्यूचुअल फंड. अब यहीं से क्लियर हो गया, क्योंकि इसने वर्ड डिफरेंस कर दिया. एक्सप्लेन कर रहा है टाइप ऑफ स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, उसमें एक सब कैटेगरी दे दी 3.7 हेज फंड.
और बता रहा है डिफरेंस बिटवीन हेज फंड एंड म्यूचुअल फंड। इसका मतलब हेज फंड एंड म्यूचुअल फंड आर नॉट द सेम, बट एज आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन सम ब्रॉडर सेंस दे मे बी इज दैट फॉर्मर डज नॉट रिवील एनीथिंग अबाउट ऑपरेशंस पब्लिकली। हेज फंड कुछ नहीं बताता ऑपरेशंस के बारे में पब्लिकली, और सपोज कुछ बता भी देता होगा स्मॉल पोर्शन, क्योंकि इसका भी मॉडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका सेम है। दे विल ऑल्सो पूल द रिसोर्सेज ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टर विद एन एम टू जनरेट मोर return, more yield, whatever call it. So typically it outperforms the benchmark. Benchmark का मतलब लाइक जो सेंसेक्स चल रहे हैं या जो नॉर्मल रिटर्न चल रही है, बेंचमार्क को भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी आ ही रहा है, आगे हेडिंग आ रही है बेंचमार्क म्यूचुअल फंड। इट टेक्स ए कट आउट ऑफ द प्रॉफिट। अब देखो भाई, अभी तक मैं आपको म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर बना रहा था, अभी तक मैं आपको पोर्टफोलियो मैनेजर बना रहा था। अब मैं आपको एक नया बड़ा काम दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ एक स्कीम मिल रही थी, कोई प्रॉफिट शेयर नहीं मिल रहा था, एक दिमाग का काम था, वट एवर यू कैन कॉल इट। यू माइट वुड बी गेटिंग सर्टेन डिसेंट बोनसेज अगर आपकी रिटर्न अच्छी चल रही है, आपका नाम हो जाएगा इंडस्ट्री में। बट हेज फंड में क्या होता है, टेक से कट आउट ऑफ द प्रॉफिट। दोबारा बता देता हूँ, लेस रेगुलेटेड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ऑफर टू सिलेक्टेड क्लाइंट्स, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज वन वे स्ट्रीट। लॉसेज तो चलो ठीक है भाई, लॉसेज तो इन्वेस्टर ही बोर्न करेगा, बट ये दोनों साइड का भी हो सकता है मेरे ख्याल से। बट करेगा कहाँ से बंदा, पैसे भी तो उतने होने चाहिए, तो जनरली इट वुड बी वन वे स्ट्रीट। हेज फंड्स आर एग्रेसिवली मैनेज पोर्टफोलियो, दे आर अगर म्यूचुअल फंड बंदा साफ था तो ये सुपर शार्प है, ऑफ द इन्वेस्टर विच यूज एडवांस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज सच एज लिवरेज, लॉन्ग शॉर्ट। अब लिवरेज क्या होता है भाई, आपको पता है कि ये जो स्टॉक है मेरा, ये 30% रिटर्न देने वाला है। आपको कैसे पता है, किसी को भी नहीं पता होता, बट पता होता होगा कुछ लोगों को, यार उनका काम ही यही है, और दे आर डूइंग ए डिसेंट गैस फॉर देयर बिजनेस। कईयों का काम हो सकता है गैस करना बिजनेस के लिए, या बेसिस ऑल सेंसिटिविटी, बेसिस ऑल क्वांट मॉडल स्टैटिस्टिक्स। तो उसको 30% की रिटर्न एक्सपेक्टेड थी एक में। लोन कितने पे मिल रहा है, सिर्फ 10% पे लोन। तो लिवरेज का क्या मतलब हुआ कि भैया 10% पे लोन उठाओ, 30% पे रिटर्न कमाओ, लोन का इंटरेस्ट चुका दो, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट, अब ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अभी अदानी में शॉर्ट सेलर आया था कि भाई मेरे को तो पता है कि ये नियर टर्म में ये पोजीशन, ये शेयर प्राइस गिरने वाला है। अगर नियर प्राइस में गिरने वाला है तो आपने ऑलरेडी सेल करके रख दिया। क्यों? क्योंकि अभी आपने सेल कर दिया, जब 3 महीने बाद डिलीवरी का टाइम आएगा, आप छोटे प्राइस पर परचेज करके अपनी डिलीवरी दे दोगे। तो ये हो गया शॉर्ट। लॉन्ग ये अलग से भी डिस्कस कर लेंगे same way. So it is important to note that hedging is actually the practice of attempting to reduce risk, but goal of the most hedge fund is to maximize return. देखो आप hedging जब पढ़ोगे, स्पेसिफिकली अगर आप कॉर्पोरेट में आओगे, कॉर्पोरेट में hedging का मतलब होता है it is not a speculative activity, it is not a profit center, it is to reduce the risk, but goal of the most hedge fund is to maximize the return on investment. Guys who are seeing the lecture for the first time, ये जो notes हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, मैं इसको वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा, तो यू कैन डाउनलोड इट। 90-95% आर फ्रॉम द स्टडी मटेरियल ओनली। थोड़ा मैंने उसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर दी है, कुछ अपनी एडिशनल 15-20% चीज़ें डाल दी है फॉर सिंप्लीफिकेशन। कैश फंड में ये बड़ी लिक्विड स्कीम्स होती है, विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो आपको रिटर्न दे दें, तो दे आर कॉल्ड द कैश फंड। देखो एक्चुअल आपको इन चीज़ों पे मास्टरी करने के लिए खुद एक बार इनको थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा। हैविंग सेड, ये सब नहीं आने वाला पेपर में। पेपर में थ्योरी आएगी, इनके प्रैक्टिकल आएंगे, एनएवी यील्ड निकालना, एग्जिट लोड, एग्जिट वो सब निकालना, वो सब हम अभी सीखते हैं। और एनएवी चेंज कैसे होती है, बड़ा सिंपल है, सिंपल है, कुछ है नहीं। अगर 4-5 आइटम्स होते हैं, उसका प्लस माइनस डिवीजन रेशो ये करना है। आप लोगों का मैथ सबका अच्छा है तो हम कर लेंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, अभी हम टाइप ऑफ स्कीम देख रहे हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, जो लिस्टेड, जनरली सारे लिस्टेड होते हैं। तो इसको ETF कैन बी बॉट एंड सोल्ड लाइक एनी अदर स्टॉक ऑफ द कंपनी। वन कैन इन्वेस्ट एट अ रियल टाइम प्राइसेस, जैसे एक्सचेंज में ट्रेड होता है। देयर इज नो पेपर वर्क इन्वॉल्व, वेरी लिमिटेड पेपर वर्क इन्वॉल्व। ETF may be attractive investment because of the low cost, tax efficiency, stock like features, ठीक है। तो ये हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऐसी भी स्कीम्स होती हैं। ETF जो आप मार्केट में जाओगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मल्टीपल टाइप ऑफ ETFs आर अवेलेबल, जो इंडेक्स में हमारे खेलते हैं, जो कमोडिटी में खेलते हैं,
बॉन्ड्स के भी जो ETF होंगे एज वेल एज करेंसी। तो आपकी कमोडिटी में आजकल तो गोल्ड के भी ETF आ गए हैं मार्केट में। बड़ा सिंपल है, पढ़ लेना। डाउट सेशन में अगर कुछ आपको क्लैरिटी करनी होगी तो कर लेना। चलो गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। एफ फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान, इसमें रेट ज़्यादा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इनका एक फिक्स्ड मेच्योरिटी है, तो इन्होंने ऐसे सिक्योरिटीज में, अब वो स्टॉक नहीं हो सकती, डेट सिक्योरिटीज ही होंगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू अदर डेट सिक्योरिटीज, जो इन्होंने कुछ ऐसे किसी को एक एडवांस टाइम पे कुछ पैसे चाहिए थे किसी लार्ज कॉर्पोरेट को एंड ऑल दैट स्टफ, तो इन्होंने देख लिया कि भैया इसको से अगर मार्केट 10% पे चल रही है, उसने 12% पे कोई पेपर फ्लोट किया है, तो उसकी एक पर्टिकुलर मेच्योरिटी होगी, जब वो रिलीज हो जाएगा, रीपेमेंट हो जाएगा, शायद ही ना हो। तो उन तरीके के फंड्स में जो राइट नाउ एक अच्छे पेपर्स चल रहे हैं विद अ पर्टिकुलर मेच्योरिटी, उनको ध्यान में रख, और ये करते भी हैं। जो इशूअर होता है उसको भी पता होता है कि ऐसे ऐसे पेपर निकालूंगा, सेपरेट सेट ऑफ कस्टमर्स जिनको 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 6 महीने के लिए एक फिक्स पैसा डालना है, देयर इज नो एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल, तो वो डाल देते हैं इसमें। ये लिक्विड इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, आपने पैसा डाला कल। म्यूचुअल फंड्स आर क्वाइट लिक्विड बट नॉट ऑल, जनरली दे आर। FMPs को भी I will not say they are mutual fund, but you can call them as a mutual fund. These are also a type of investment product. Over fixed investment थोड़ा सा उनसे बेटर हो जाता है, ठीक है। Free from interest rate risk because FMPs invest in debt instruments that have same maturity as of the fund, same maturity and fixed rate. दे कैरी क्रेडिट रिस्क तो लेंगे। अगर आपने डेट का काम किया है, इवन देखो इक्विटी में भी रिस्क होता है, बट डेट में क्रेडिट रिस्क, अब भाई बड़े से बड़े लोग भी डिफॉल्ट कर सकते हैं, जनरली नहीं करेंगे रेटिंग, इसीलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी, बट क्रेडिट रिस्क होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बाय द डेट इशूइंग कंपनी, क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डाउनग्रेडेड, द रिटर्न ऑफ एफएमपी कैन कम डाउन। सो एक बार दोबारा इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। आपने गिवन टॉप कॉर्पोरेट को या 3-4 कॉर्पोरेट को या इवन गवर्नमेंट का भी कोई हाई यील्ड बॉन्ड आया था विद अ पर्टिकुलर मेच्योरिटी, उन 4-5 स्कीमों में जो एक टाइम के आसपास ही विद इन स्पैन ऑफ 5 to 10 days 15 days मेच्योर होने वाले हैं, उसमें पैसा लगाया। उसी तरीके के इन्वेस्टर है, बीच में आप उसको निकाल नहीं सकते, दे आर नॉट लिक्विड। तभी तो आपको एक फिक्स रिटर्न की गारंटी मिल रही है। शायद सेकेंडरी में आप बेच दो, बट उस समय क्या होगा पता नहीं है। That's not a what do you call it main attractive or what do you call it USP of FMP। बट आप बीच में किसी और को बेच सकते हो तो अलग बात है। फंड स्कीम की कोई गारंटी नहीं है, जनरली कोई रिस्क नहीं है, बेटर रिटर्न देंगे आपको डेट फंड से, बट जो रिस्क है कि आपका रिस्क का मतलब डिसएडवांटेज है कि आप उसको निकाल नहीं सकते। दूसरा जो डिसएडवांटेज जो तो सब में ही है, चाहे वो नॉर्मल हो, तो उसमें क्रेडिट रिस्क होता है, डाउनग्रेड हो सकता है। इसमें आपको 3 ईयर का बेनिफिट भी मिल सकता है। अगर 3 ईयर का FMP है तो जनरली आपको 3 ईयर का इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिल जाएगा फ्रॉम द टैक्सेशन एंगल, ठीक है। लोअर रेटेड इंस्ट्रूमेंट कैरी हायर कूपन रेट एंड हायर रेटेड इंस्ट्रूमेंट। सो बेसिकली आपको रेटिंग में बता ही चुका हूँ। अगेन सम पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टेड इन AA, क्योंकि वहाँ पे रेट उनको ट्रिपल से थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा। अब क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मुझे आप लोगों से ये पूछना चाहिए था। 30 मिनट की क्लास हो चुकी है, 10 मिनट में हमें इसको खत्म करना है, देन विल प्रैक्टिकली मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल्स। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सीधी सी बात है, आपको पता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक आप ही बैठे हो, आपके जैसा प्रोफेशनल जिसने इंडस्ट्री को सीखा है, समझा है, वही फंड मैनेजर बनेगा। डाइवर्सिफिकेशन, तभी तो म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो। दो चीजों की, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई और कॉल ले रहा है, दूसरा वो अपने यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर देगा। इट्स नॉट अ सिंगल स्टॉक पिकिंग। इंडेक्स करेगा तो 50 में गया, निफ्टी करेगा तो 50 में गया, सेंसेक्स करेगा तो 30 में गया, वट जिस भी करेगा। कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, आपके लिए इजी है, आपको 50 स्टॉक ट्रैक नहीं करने, एक सिंपल लिमिट उसके थ्रू ही हो जाता है। हायर रिटर्न, आई डोंट नो, बट ये हायर रिटर्न अभी डिसएडवांटेज में पड़ोगे, लोअर रिटर्न। तो so basically you are, because you are trusting on the professional management mutual fund compared to the however investors are cautious such that very high return during exceptional no higher return मैं नहीं बोलूंगा, बट चलो कई जगह पे होती है। अगर आप एवरेज देखोगे तो डेफिनेटली रिटर्न हायर होगी, बट यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अगर आप उस कंपनी को ठीक से पढ़ के सोच समझ के करोगे तो रिटर्न आपकी ही बेटर होनी चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, घुमा फिरा के इधर उधर पैसे को लॉस करते रहते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड की रिटर्न अच्छी होती है। लो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, अब तो सेबी नहीं बोल दिया
कि भैया 2.5% से ज़्यादा का तो खर्चा ही नहीं हो सकता। अब दूसरे का वो बंदा डायरेक्ट इक्विटी में लगाता, उसको एक भी पैसा ना देना पड़ता या थोड़ी सी ब्रोकरेज देनी पड़ती। तो 2.5% का कैप आ गया है। लिक्विडिटी हमेशा अवेलेबल रहती है लाइक स्टॉक, ट्रांसपेरेंसी रहती है लाइक स्टॉक। आपका क्या कहते हैं, और म्यूचुअल फंड को आगे का भी जो पोर्टफोलियो होता है वो क्वार्टरली और मंथली, अब तो मंथली क्या, अब तो बाई मंथली भी हो गया, बट चलो मंथली बेसिस पर जो म्यूचुअल फंड है लाइक से HDFC म्यूचुअल फंड, इसने आगे जो 50 एसेट्स में या 100 एसेट्स में डाला हुआ है उसकी भी डिटेल ये देगा हमें ऑन मंथली बेसिस। तो आपको पता रहता है कि कहीं एसेट, क्योंकि कुछ एक बड़े कॉर्पोरेट होते हैं वो इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड करते हैं, बट अंडरलाइंग सिक्योरिटी जो होती है उसको भी तो ट्रैक करना होगा। नॉट ओनली द फंड मैनेजर, बट आपको भी करना पड़ता है। उस अंडरलाइंग सिक्योरिटीज की क्रेडिट रेटिंग भी ट्रैक करनी पड़ती है। सो नेट आपको पता होना चाहिए, डी वाले में तो नहीं डाल दिया या सी वाले में तो नहीं डाल दिया, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि रिस्क होने वाला है। और भाई देखो, क्रेडिट रेटिंग बड़ी इंडस्ट्री है, दे आर गुड इंडिकेटर्स। होगा नहीं होगा वो चलो फ्यूचर की बात है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ AAA गेटिंग डिफॉल्टेड इज से 1%, प्रोबेबिलिटी ऑफ CCC गेटिंग डिफॉल्टेड इज से 99%, कपल ऑफ परसेंटेज हियर एंड देयर। ठीक है, क्योंकि आपको बिजनेस देख के पता चल जाता है ना, बड़ा हाथी जल्दी गिरता नहीं है, उसको गिरने में भी टाइम लगता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अदर बेनिफिट, सिस्टमेटिक विड्रॉल सिस्टम, एक आपका आप एक की एक हैबिट बन जाती है। इन्वेस्टर कैन ऑल्सो स्विच फ्रॉम द स्कीम्स। हाई रेगुलेटेड है, सेबी पीछे पड़ा रहता है म्यूचुअल फंड के फॉर डिस्क्लोजर, फॉर वेरियस गवर्नेंस एटसेट्रा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि पूल्ड मनी होती है तो आप बड़े से जो शेयर्स हैं उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, जिस सब में होती है। इन्वेस्टर टू प्लान हिज पोर्टफोलियो, कन्वीनियंस होती है। अब ड्रॉबैक पे आ जाते हैं क्विकली। कोई ड्रॉबैक होता है? नो गारंटी ऑफ रिटर्न, क्योंकि सर फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट है तो भाई स्टॉक में भी कोई गारंटी होती है? स्टॉक में गारंटी होती है लॉस की, गारंटी तो नहीं होती बट प्रोबेबिलिटी होती है लॉस की। तो म्यूचुअल फंड गाइज देखो, हमने पढ़ लिया, ओनरशिप को छोड़ो, फंक्शन को छोड़ो, अगर उस पे आ जाते हैं कि डेट में है या इक्विटी में है। बैलेंस है तो ठीक है, थोड़ा बहुत वो कुछ ना कुछ डेट दे देगा इक्विटी में भी, बट अगर डेट है फिर तो गारंटी है। गारंटी का मतलब लार्जली गारंटी। बट अगर इक्विटी में तो किसी की गारंटी नहीं होती भाई। अब रिलायंस का शेयर आज क्या हुआ मुझे नहीं पता, भारतीय एयरटेल का शेयर आज 35 रुपये ऊपर है 5 मार्च को, कल ये 35 रुपये नीचे भी आ सकता है। तो गारंटी तो ना स्टॉक में होती है ना इक्विटी म्यूचुअल फंड में होती है। नो गारंटी ऑन स्टॉक, स्टॉक बार बार आप सोचिए, शेयर्स और MF इक्विटी, इससे आपको इक्विटी और डेट पता चल जाएगा। गारंटी यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। नो वर्ड लिखा हुआ है, ऊपर था हाई रिटर्न वाला एडवांटेज। तो ये डिपेंड करता है आप किस सिनेरियो में देख रहे हो। म्यूचुअल फंड में परफॉर्म बेटर, हाउएवर द फंड मैनेजर विल एंडेवर टू गिव बेटर रिटर्न देन द अंडरलाइंग बेंचमार्क। देखो, फंड मैनेजर हमेशा कोशिश करेगा, उसका काम ही यही है। कोशिश क्यों करेगा? उसका काम ही यही है बेटर रिटर्न देना, बट गारंटी नहीं ले सकता। अगर वो इतनी बड़ी गारंटी लेता, कुछ एक लोग होते हैं वो फिर अपना खोल के अपना ही चलाएगा, वो फिर वो जॉब वाला वो नहीं होगा फिर वो। आई एम जस्ट किडिंग। सो अंडर, मैंने खुद देखा हुआ है, जब मार्केट गिर रही हो, मैंने एक लाइन बताई थी आपको सबसे पहले, जब मार्केट गिर रही होती है, फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, हेज फंड, कोई कुछ नहीं कर सकता। इनका यही तो काम है कि टाइम करे मार्केट का। अब बहुत ही सियाना एक फंड मैनेजर था, उसको पता था मार्केट अगले 3 महीने गिरने वाली है, उसने पहले एग्जिट करके कैश पे बैठ गया या उसने फिक्स डिपॉजिट डाल दिया। दे कैन एक्चुअली इंश्योर रिटर्न। आई थिंक यू अंडरस्टूड द पॉइंट। इक्विटी में गारंटी नहीं होती, जितने मर्जी आप प्रोफेशनल कर लो। लॉन्ग रन में मैंने डिस्कस ही किया आपसे, लॉन्ग रन में शायद कुछ गारंटी होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए डाइवर्सिफिकेशन, अब देखो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भी है नुकसान भी है। डाइवर्सि देखो, गारंटी रिटर्न भी हमने उसमें भी पढ़ा, बेनिफिट में डिसएडवांटेज भी पढ़ा। कैसे? सर आप देखोगे, एक पर्टिकुलर शेयर का एग्जांपल देखोगे, वो शेयर से SBI पहले इतना था, MRF इतना था, एस्कॉर्ट इतना था। वो म्यूचुअल फंड तो एक शेयर में डालेगा ही नहीं, मल्टीपल शेयर्स में डालेगा। तो यहाँ पे थ्रू डाइवर्सिफिकेशन मिनिमाइज रिस्क, इट डज नॉट इंश्योर मैक्सिमम रिटर्न। कई बार एक स्टॉक अपने गिन के, जैसे कईयों का एग्जाम्पल है, पता नहीं, मैं भी यही सोचता हूँ, 20 शेयर्स में डाल दो, रिस्क तो वहां पे भी है ना। तो 20 में से अगर आपके, चलो छोड़ो, अगर कोई एक बंदा बहुत ही ओवर स्मार्ट बंदा है, जो भी कह लो, उसने कहा कि मैं तो एक ही कंपनी में डालूंगा, रिलायंस, शायद आज से 10 साल बाद, शायद, विच इज हाई लाइकली प्रोबेबिलिटी, वो सारे इंडेक्स फंड, सब फंड को छोड़ छाड़ के वो आगे निकल जाएगा।
चांसेस थोड़े कम है क्योंकि जो ग्रोथ स्टेज वाली कंपनी थोड़ा तेजी से ग्रो करती हैं। तो you understand the point, diversification has benefit, diversification has disadvantages also. Time lesser than what the investor can earn from a single stock, that's what I'm trying to say. ठीक है, only one part of the funds holding. So आगे आ जाते हैं selection of a proper fund. This is very important. आपको एक it may be easy for someone to select right shares, but आप एक right mutual fund को select करने में आपको ज़्यादा effort लगेगा. आपको disadvantage भी तो लिखने हैं और पता भी होनी चाहिए, तो बताओगे कैसे? देखो मैं इतना मतलब मैं अपनी बार क्या बोलूँ, कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको पता होता है कि चाहे जो मर्जी कर लो, इट्स ऑल अबाउट द मार्केट साइकिल। अगर मार्केट साइकिल ठीक है तो सब ठीक है, तो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या इक्विटी हो। तो सिलेक्शन अगर आप शेयर्स का कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, थोड़ा आपको और पढ़ना पड़ेगा किस तरीके कर रहे हो। स्टॉक कैन बी हिज सिलेक्शन पैरामीटर ऑफ द इकोनॉमिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब आगे जाते हैं कॉस्ट फैक्टर। इसमें देखो 2 से 2.5% तो फीस चार्ज करेगा आपकी वो। टर्म एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड, एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू। इसके हम बहुत सारे प्रैक्टिकल करेंगे। कुछ नहीं होता, जितने भी आपके एसेट्स हैं, एसेट का मतलब जितने भी आपने इक्विटी में डाला हुआ है तो उसकी वैल्यू, अगर आपने पैसा कहीं पे लोन में दे रखा है तो वो डिपॉजिट हो गए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल, एक्रूड इनकम कोई आई है, अदर एसेट्स कुछ आए आपके पास, माइनस कुछ जो आपको पैसे पे करने आते हैं। मतलब बेसिकली स्कीम के पास हाथ में उसके एसेट्स कितने हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स। एंट्री एंड एग्जिट लोड, कुछ एक म्यूचुअल फंड होते हैं जो बहुत कम होते हैं, जब नन ऑफ द म्यूचुअल फंड हैज एनी एंट्री और एग्जिट लोड। एग्जिट लोड तो है, एंट्री लोड चार्ज, एग्जिट लोड फंड विदाउट सेल्स चार्जेस आर कॉल्ड नो लोड फंड। तो जिसमें कोई भी नहीं लगता उसको तो नो लोड फंड कहते हैं, भी कैटेगरी आ गई। एंट्री बहुत कम है, सरकार जो अपनी फीस लेती है स्टैम्प ड्यूटी, वो छोटी सी स्टैम्प ड्यूटी लेती है 0.005 बीपीएस और समथिंग परसेंटेज। बट एग्जिट लोड होता है कुछ एक म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि उन वट एवर यू कैन कॉल इट, अगर वो रिटर्न अपनी मेंटेन करनी है उन्हें तो फिर वो आज मतलब डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम। तो आज के टाइम पे जो लेटेस्ट ही आई थी गाइडलाइंस, तो अगर ओवरनाइट जिसको आपने आज डाला कल निकाल सकते हो, उसको छोड़ के हर तरीके के म्यूचुअल फंड में जनरली अगर आपने 7 दिन से पहले विड्रॉ करने की कोशिश की तो कुछ आपको एग्जिट लोड लगेगा। तो आपको पता कैसे चलेगा, ये सब स्कीम टू स्कीम होता है, एवरीथिंग इज स्कीम टू स्कीम। और कई बार तो ये जस्ट टू इजी, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है इजी है, कई बार ये कैटेगरी वाइज भी हो जाता है। तो इफ यू गाइज आर वेरी वेरी एक्टिव प्लेयर तो आपको कैटेगरी वाइज भी एग्जिट लोड दिख जाएगा। बट फॉर इजी डेफिनेशन, एंट्री लोड एंड म्यूचुअल फंड आर चार्जेस व्हेन पेड व्हाइल बाइंग और सेलिंग। तो पे क्यों करते हैं, जस्ट टू ब्रिंग यू एट पार। जब किसी बंदे ने वो शेयर खरीदा, किसी ने लाइक मैंने एक म्यूचुअल फंड खरीदा 10-12 लोगों ने, उस समय म्यूचुअल फंड ने जब शेयर खरीदा उसने एक पर्टिकुलर फीस दी, उसने फीस क्यों दी होगी, फॉर एग्जाम्पल उसने स्टैम्प ड्यूटी दी। अब आप तो स्टैम्प ड्यूटी दे नहीं रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी क्यों दोगे, क्योंकि शेयर्स का सिक्योरिटी प्रीमियम दिया, या सिक्योरिटी प्रीमियम कह रहा हूँ, सेबी की जो एप्लीकेबल फीस होती है, तो आप तो दे नहीं रहे, तो वहां से आपको एंट्री एग्जिट लोड हो जाएगा। आप जब शेयर बेचने भी जाते हो फिर भी ये सेबी की कुछ बड़ी माइनर सी होती है, बट वो फीस लगती है। तो जो सेकंड सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आ रहे होते हैं उनके ऊपर ये स्कीम लगा देते हैं। ट्रेल कमीशन आ गया। सो डिस्ट्रीब्यूटर जनरली चार्ज अ ट्रेल कमीशन। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रहे हो तो वो तो परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा डालिए, इक्विटी के लिए ठीक है, तो से 0.1% से लेके 0.75% तक डिस्ट्रीब्यूटर जिसके थ्रू आप जा रहे हो। आप बोलोगे मैं क्यों जाऊँगा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, अगर आपका बैंक डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका कोई एडवाइजर, देखो आपने बैंक के थ्रू भी एमएफ में डाला, एक एडवाइजर वो दे देगा। तो आजकल उनको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो जैसे कि एच डी एफ सी एमसी है, तो इस आप तक ये पहुंचेगी कैसे, किसी ना किसी के थ्रू पहुंचेगी। डायरेक्ट भी पहुंच सकते हो, डायरेक्ट पहुंचोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का कमीशन बच जाएगा, आपके एनएवी बढ़ जाएगी, वो भी नीचे आएगा। 2.4 में था वैसे डायरेक्ट प्लान। तो ये होता है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का कमीशन भी देना पड़ता है। एक्सपेंस रेशो क्या होता है, ओवरऑल जो एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चलाने में जो खर्चा आया, एक्सपेंसेज कैसे कैसे खर्चे आ सकते हैं। जो एम्प्लॉयज रखे हैं उसकी तनख्वाह, सबसे ज़्यादा तनख्वाह शायद फंड मैनेजर की हो, सीईओ भी होगा वहाँ पे, कुछ नहीं होंगे, अकाउंटेंट, टैक्सेशन, रिडम्पशन, बैंकिंग टीम, उसका कुछ एडमिन का खर्चा होगा, उसकी कुछ फीस लगी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे होते हैं एक्सपेंस रेशो, जो कि गवर्नमेंट ने ही एक पाबंदी लगा दी है कि 2.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या फ़ायदा म्यूचुअल फंड खोल के आप पैसे खाए जा रहे हो, मतलब कुछ काम तो करो।
साइड पॉकेटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म। देखो म्यूचुअल फंड में अगर किसी यूनिट में कोई शेयर खरीदा था, वो कंपनी बंद हो गई, चलो वो तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। कहीं आपने डेट में डाला था, उसने डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो पैसे दूंगी नहीं, तो अभी उसने पब्लिक में किया है ये, आपको नहीं पता। तो जब तक ये डिफॉल्ट रिकॉग्नाइज नहीं हो जाता, तब तक ये आपके एसेट को हाई करके दिखाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि भैया इसको क्या कहते हैं, इसको स्ट्रेटजी से ट्रीट करके इसको आप हटा दो, गेट्स लॉक्ड अंटिल द फंड इन्वेस्टर। तो इसको आप हटा दो, द फंड शिफ्ट द इलिक्विड वर्ड है, इलिक्विडेशन टू साइड पॉकेट। बाद में अगर कभी रिकवर हो गया तो उसको इन्वेस्टर्स को ही देना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। बट जब तक ये हट रहा है, आप इसका एक्सपेंस बुक कर लो या इसको अपने एनएवी की कैलकुलेशन से हटा दो, सो दैट जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उसको ठीक एनएवी रिफ्लेक्ट हो। सो दिस इज कॉल्ड साइड पॉकेटिंग। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आईएफएल का। आईएल एंड एफएल बहुत बड़ी कंपनी होती थी जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, बीच में ये डूब गई। डूबने का मतलब अपने फेल टू फुलफिल द रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। तो इसका मतलब जिससे इन्होंने लोन ले रखा था उसको पेमेंट नहीं दे पाए। तो जिस म्यूचुअल फंड ने इसके एसेट्स में, इसके डिवेंचर्स में, इसके कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट किया होगा, उसको वो एसेट उतना, दैट्स व्हाई डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो अभी आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू साइड पॉकेटिंग। जो एसेट आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसको एनएवी से निकाल लो। रेयर चांसेज होते हैं, बट होते हैं। अगर आप अगर रिस्की टाइप में एग्रेसिव फंड में डालोगे तो होते हैं। ट्रैकिंग एरर ये बड़ा सिंपल है। अगर आपने इंडेक्स फंड में डाला था, तो क्या होता है, इंडेक्स फंड में कैसे डालते हैं, उसका प्रोपोर्शन अवेलेबल होता है, उसमें प्रोपोर्शनेटली आपने डाल दिया। बट अगर कहीं वेटेज चेंज हो गया, इंडेक्स की कंपनी हट गई और आपने उस कंपनी को फॉलो नहीं किया, तो कई बार रेशो ऊपर नीचे हो जाता है। उसको बोलते हैं वेदर द फंड आउट परफॉर्म और परफॉर्म अंडर द बेंचमार्क इंडेक्स, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट द फंड मैनेजर आर नॉट फॉलोइंग द बेंचमार्क। भाई आपको बेंचमार्क समझ में आया क्या? बेंचमार्क हो गया सपोज निफ्टी, सपोज सेंसेक्स, उसका वेटेज दिया होता है, उसी वेटेज को फंड मैनेजर को फॉलो करना होता है। अब फॉलो का मतलब बंदा ही है, डेली अपडेट होता है, कभी रात को हुआ, कभी 3-4 दिन बाद हुआ, कोई रेशो चेंज हुआ, उससे ट्रैकिंग एरर हो गई। तो फिर वो शायद वो अच्छे के लिए हुई है, बुरे के लिए हुई है। तो चाहे वो ओवर परफॉर्म करे, चाहे वो आउट परफॉर्म करे या अंडर परफॉर्म करे, इट मीन्स ही हैज डन अ ट्रैकिंग एरर। ठीक है। सो दीज आर द अदर रीजंस ऑफ ट्रैकिंग एरर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो गई, फंड एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, आप कैश पे बैठे हुए हो, तो इनसी वजह से भी आपका ट्रैकिंग एरर का मतलब रेशो चेंज हो जाता है। सो गाइस अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि चैप्टर बड़ा लेंथी होते जा रहा है। आई थिंक वी हैव कवर्ड, आई से 70-85%, आई से 85% प्लस ऑफ थ्योरी ऑफ द म्यूचुअल फंड। आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू, एक बार आप दोनों थ्योरीज को ठीक से पढ़ लो, लाइन बाय लाइन भी पढ़ लो, सिंपल लैंग्वेज में थ्योरी दी हुई है। जब आप ऐसा पढ़ोगे तभी आप प्रैक्टिकल करते समय इजीली कर पाओगे, देन यू विल बी एबल टू लिंक इट। वहां पे क्वेश्चन आएंगे, बैलेंस फंड का क्या मतलब, आपको जब पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, तभी ठीक से कर पाओगे। पेपर में 95% प्लस प्रैक्टिकल ही आएगा इस चैप्टर से। आप चैप्टर का प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करोगे तो कौन सॉल्व करेगा? तो पेपर में तो प्रैक्टिकल ही आना है गाइस। तो बट उसके लिए थ्योरी पता होनी चाहिए, बट यू नेवर नो, एक बड़ी थ्योरी भी आ सकती है। इसमें लास्ट में एक थ्योरी का क्वेश्चन है, हाउ म्यूचुअल फंड इज सेटअप, वो भी हम कवर कर लेंगे इस टाइम के लिए। आई थिंक बंदा कई बार थक जाता है, तो सर दर्द भी होने लग सकता है। तो आई मेड श्योर कि आपका जो वीडियो है, मैं जनरली 40-45 मिनट के बनाऊँ, दूसरे पार्ट में डाल देंगे यार, अगर चाय पी के आके दोबारा बना देंगे इसे। तो वी हैव कवर्ड टिल पॉइंट नंबर 6, दैट इज ट्रैकिंग एरर। हमने व्हाट डू यू कॉल इट, कल का रिवीजन भी कर लिया था। अब हमारे म्यूचुअल फंड पर 2 सेशन हो गए हैं। अगला सेशन हम जब करेंगे तो हम उसमें प्रैक्टिकल भी कोशिश करेंगे कि स्टार्ट कर दें। चलो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू द चैनल, look forward to see you soon. All my very best ahead, not only for FM but all other subjects. Take care guys.